दोस्तों, आज पेश है विनाशकारी कुल्हाड़ी राज कॉमिक्स की एक कवर चित्र है इसका। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। वैभव नगर की राजकुमारी चंद्रप्रभा को शिकार का बहुत शौक था। एक दिन वह अपने पिता सूर्यकांत से शिकार की आज्ञा लेकर अपनी सहेली के साथ जंगल में पहुंची। तभी एकाएक राजकुमारी अपने घोड़े की लगाम खींची। रुको लक्ष्मी, सामने धूल का गुबार कैसा उठ रहा है? अरे हाँ राजकुमारी जी, धूल का गुबार इधर ही बढ़ता आ रहा है। हाँ लक्ष्मी, मुझे कोई अनजाने खतरे की गंध आ रही है। फिर अगले ही पल उन्हें धूल का गुब्बार के पीछे एक विशालकाय राक्षस की आकृति दिखाई दी। वे दोनों भय के मारे थर थर कांपने लगी। राजकुमारी जी, राक्षस, हाँ भागो लक्ष्मी। लेकिन इससे पहले दोनों अपने घोड़ों को मोड़ पाती राक्षस उन तक पहुंच गया। हा 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 हा, ये भगवान हमारी रक्षा करो। भाग, हा हा, भाग कर कहाँ कह रही हो सुंदरी? अब तुम्हें मेरे साथ सावंत नगर चल के महल में चलना होगा। महाराज दुर्योधन को जैसे सुंदरी को देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। ओह हा। अगले ही पल बचाओ, राजकुमारी की सहेली मारे दहशत की अपनी चेतना खो गई और राजकुमारी को अपने कंधे पर उठाकर राक्षस उसी दिशा में बढ़ गया जिधर से आया था। ओ छोड़ो दोस्त, छोड़ो। उधर उसी जंगल में लकड़ी काट रहा एक युवक अचानक तेज चीख सुनकर पड़ी। अरे यह क्या? यह तो किसी युवती की चीख है। लगता है कोई मुसीबत में है। मुझे उसे देखना चाहिए। अजय अपनी कुल्हाड़ी के लिए पेड़ से कूदा और चीख वाली दिशा की ओर दौड़ा। पता नहीं इस बियाबान जंगल में कौन युवती किस मुसीबत में फंस गई। अगले ही पल वह ठिनक कर रुक गया। जाना पड़ा। ओह, यह तो एक राक्षस है। युवती को कैसे बचाया जाए? बचाओ बचाओ। और फिर कुछ सोचकर उसने राक्षस को ललकारा। रुक जा दुष्ट, इन्हें छोड़ दे। हा हा, तू मेरा क्या कर लेगा मच्छर? हा हा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा दुष्ट। अजय ने राक्षस पर भरपूर वार किया। उफ, मेरे भरपूर वार से राक्षस को सुई की नोक जैसे चुभने का असर नहीं पड़ा। अगले ही पल अजय राक्षस टूट पड़ा। ठक ठक ठक। हा हा, लगता है मच्छर तुझे पहले मसलना पड़ेगा। हा हा हा, हे भगवान, इस युग की रक्षा करना। अगले ही पल उस राक्षस ने अजय को उठाकर उछाल दिया। उप बेचारा, मेरी वजह से बेमौत मारा गया। अजय पूरी वेग से उड़ता हुआ दूर उसी जंगल में एक तपस्या में लीन सन्यासी के ऊपर इस अंदाज से गिरा कि उसकी हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी सन्यासी की गर्दन धड़ से अलग हो गई। उफ, यह अनजाने में मुझसे कौन सा पाप हो गया? मेरे हाथों एक सन्यासी की हत्या हो गई। हे भगवान, मुझे क्षमा करना। तभी दुखी मत हुआ अजय, तुम्हारे हाथों कोई पाप नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारे हाथों में तुम्हारे पिता को उसकी माँ के दिए श्राप से मुक्ति मिली है। हाँ बेटा, तुम्हारे हाथों तुम्हारे बाप की करनी का फल मिला है। मेरे हाथों मेरे पिता उसकी करनी का फल मिला है। मैं कुछ समझा नहीं सन्यासी। यह बहुत लंबी कहानी है बेटा अजय। आज से करीब 18 वर्ष पहले कहानी शुरुआत होती है। सावंत नगर के राजमहल में हुई थी। कहते हुए सन्यासी कटी सिर ने आंखें की पुतलियां सुनने में टक गई और फिर सावंत नगर के राजा सुख निधि निधान सिंह बड़े दरबार में घोषणा की। मंत्री गणों और प्रजाजनों को
के सामने आज भरे दरबार में घोषणा करता हूँ, आज से ठीक 3 दिन बाद राज सिंहासन के लिए मेरे छोटे पुत्र राजकुमार स्वयंवीर सिंह का राज तिलक किया जाएगा और उसके बाद राजपाट संन्यास लूँगा। कहो मंत्रीबल, महामंत्री, तुम कुछ कहना चाहते हो? लेकिन महाराज, सावंत नगर के युवराज मैं हूँ एकाएक। वो पिताजी ने बड़े भैया की जगह मेरा राज तिलक की घोषणा की। महाराज क्षमा करें, लेकिन राज धर्म के अनुसार तो राज तिलक युवराज वरदान सिंह को किया जाना चाहिए। अवश्य महामंत्री, राज तिलक तो युवराज को ही किया जाना चाहिए था। हमें अपने गुप्तरों से कुछ ऐसी सूचना मिली है जिसके कारण हम युवराज को राजगद्दी पर नहीं बैठा सकते। उसका जवाब पिताजी ने मेरे पीछे गुप्तचर लगा रखे थे। उस रात युवराज वरदान सिंह अपने शयन कक्ष में बेचैनी के आलम में टहलता रहा कि तभी उसके मित्र महाराज महामंत्री के बेटे सूर्य सिंह ने प्रवेश किया। युवराज, क्या बात है, आज चंद्रिका का नृत्य देखने पीली हवेली नहीं गई? नहीं सुरजन, आज मेरा मन नहीं ठीक नहीं है। आज मैं नहीं चल सकूँ। युवराज को उसके पिता के विरुद्ध करने का उचित अवसर है। और यह सोचकर सूर्य सिंह गंभीर स्वर में कहा, युवराज, मैं तुम्हारी परेशानी अच्छी तरह समझता हूँ। शायद महाराज स्वयंवीर सिंह राजगद्दी में बैठने के लिए परेशान है। हाँ सुरजन, तो फिर पीली हवेली चलिए, वहीं पर इसका संबंध में बातें करेंगे। लेकिन युवराज ने सुरजन के साथ शयन कक्ष से बाहर निकलना चाहा तभी, स्वामी आप कहाँ जा रहे हैं? मोनी, तुम्हें इतनी बार कहा है कि मुझे जाते समय ना टोका करो, लेकिन फिर भी तुमने टोक दिया। मैं तो बस आपसे यह कहना चाहती थी, कुंवर अजय की तकलीफ ठीक नहीं है। वह कुंवर बीमार है तो उसे राजवैद्य को दिखाओ। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? चलो सुरजन, लेकिन आज की रात आप रुक जाएं तो। युवराज क्रोध से आग उगला उठा। मोहिनी, आ! युवराज ने जोरदार थप्पड़ मोहिनी के दूसरे गाल दूर जा गिरी और युवराज मुड़कर देखा भी नहीं चला और कुछ देर बाद दोनों पीली भी हवेली में पहुंच गए। वहां पर राजा हर रोज राग रंग की महफिल सजी थी और नृत्य की चंद्र का नृत्य कर रही थी। अचानक तभी युवराज जोरों से चीख पड़ा, बंद करो यह नृत्य और दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। युवराज, मैं आपको परेशानी भुला देने के लिए यहाँ लाया था, लेकिन आप कुछ अधिक परेशान लग रहे हैं। मेरी परेशानी कोई साधारण बात नहीं है, मेरा भविष्य का प्रश्न है। आपकी इस समस्या का हल मेरे पास है, लेकिन इसके लिए आपको सौतेले भाई स्वयंवीर सिंह की हत्या करनी पड़ेगी। क्या? चौंकिए नहीं युवराज, राजगद्दी पाने के लिए आपको अपने पिता की हत्या करनी होगी और जीवन भर ऐसे ही जलते रहोगे। राजगद्दी के लिए पिताजी की हत्या नहीं, मुझसे यह नहीं होगा। अपने लिए नहीं युवराज, अपने बेटे अजय के लिए तो यह करना ही होगा, वरना वह भी आपकी तरह स्वयंवर सिंह के बेटे का दास बनकर रहेगा। ओह नहीं, मैं अपने बेटे को किसी का दास नहीं बनने दूंगा। कुछ सोचकर युवराज ने कहा, लेकिन यह कैसे संभव है सुरजन? मेरे पिताजी इस काम में चुटकी बजाते ही पूरा कर देंगे। दोनों सिर दी महामंत्री के पास पहुंचे और महामंत्री दुर्जन सिंह के शयन कक्ष में। युवराज, आप कोई चिंता न करें, काली घाटी में मेरा गुरु तांत्रिक चमुंडा रहता है, उससे मिलकर हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। ठीक है, मैं आपके साथ काली घाटी चलने को तैयार हूँ।
और फिर थोड़ी देर बाद तीनों अपने अपने घोड़े पर सवार होकर काली घाटी पहुंच गए। आधी रात के समय वह काली घाटी पर पहुंचे। महामंत्री, यहाँ बहुत अंधकार है, आगे गहरी घाटी दिखाई दे रही है। युवराज, यह काली घाटी है। इस घाटी में हम चामुंडा की सहायता से आगे जाएंगे। और तभी महामंत्री दुर्जन सिंह ने जोर से आवाज़ लगाई, महान चामुंडा की जय हो, हम महान चामुंडा के दर्शन चाहते हैं। अगले ही पल घाटी में एक भयानक अट्टहास गूंजा और फिर तभी तीव्र प्रकाश जगमगा उठी। महान चामुंडा के दास आपकी सेवा में उपस्थित है। आप मेरे हाथों पर सवार हो जाइए, आपको स्वामी के पास पहुंचा देता हूं। और विशाल राक्षस तीनों को लेकर उड़ता चला गया। उफ, कितनी गहरी घाटी है, न जाने हड्डियां का पता भी नहीं चलेगा। और कुछ ही देर बाद राक्षस तीनों को लेकर चामुंडा के महल में पहुंचा। दुर्जन सिंह को कैसे आना हुआ? गुरुदेव, सावंत नगर के युवराज आपसे सहायता की जरूरत है। मेरी सहायता चाहिए दुर्जन? और हाँ, और फिर महामंत्री चामुंडा ने सारी कहानी सुना दी। और युवराज अन्याय कर रहे हैं, महाराज युवराज के साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि राजगद्दी पर युवराज मिले। महामंत्री की बात सुनने के बाद तांत्रिक चामुंडा अपने बाले खींचता हुआ भयानक अंदाज में हंसा। हा, दुर्जन युवक से कहो कि निश्चित होकर अपने पिता और भाई की हत्या कर दे। लोगों का विद्रोह को मेरा दास राक्षस रोक लेगा। फिर चामुंडा दास राक्षस को घाटी से बाहर पहुंचा दिया। दूसरे दिन रात्रि के समय युवराज अपने सौतेले भाई स्वयंवीर सिंह के कक्ष में पहुंचा। स्वयंवीर, जल्दी दरवाज़ा खोलो। स्वयंवीर ने दरवाज़ा खोला। स्वयंवीर, अभी मेरे साथ एक बुरी खबर सुनी है। जंगल में दुर्जन सिंह राजगद्दी पाने के लिए एक तांत्रिक की पूजा कर रहे हैं। वह तांत्रिक अपनी पूजा में सफल हो गया तो महल नष्ट हो जाएगा और हम सब मारे जाएंगे। तो भैया फिर पिताजी को सूचित करनी होगी। नहीं, पिताजी को सूचना देने से पहले हमें शोर मच जाएगा और दुर्जन सिंह भाग जाएगा। तो फिर हम क्या करें? तू मेरे साथ जंगल चलो, हम उसी दोनों तांत्रिक को मारकर दुर्जन सिंह का प्रयत्न विफल कर देंगे। और फिर दोनों चुपचाप किसी से कुछ कहे बिना महल से निकल गए। कुछ ही देर में घने जंगलों में पहुंच गए। भैया, इस जंगल में तो हमें कोई भी तांत्रिक नहीं मिला और तांत्रिक मिलेगा भी नहीं, क्योंकि राजगद्दी दुर्जन सिंह को नहीं मैं पाना चाहता हूँ। और तभी स्वयं कुछ कह पाता उसकी चीख गूंज उठी। ओह भैया, आपने यह क्या किया? कहने के साथ ही बस स्वयंवर की गर्दन एक तरफ झुकी। स्वयंवर को मारकर युवराज महल में लौट आया। वह निश्चित था कि स्वयंवर को मरने से किसी को कुछ नहीं देखा। लेकिन तभी एक गुप्तचर ने महाराज को सूचना दी। महाराज, युवराज ने स्वयंवर सिंह को घने जंगल में ले जाकर उसकी हत्या कर दी। मैं छिप कर उसके पीछे था। नहीं, यह नहीं हो सकता। यदि उसने ऐसा किया होगा तो वह अपनी मृत्यु का दंड लेंगे। क्रोध में आग उगला वे महाराज युवराज सिंह के कक्ष में पहुंचे। युवराज, क्या तुम सच में अपने राजगद्दी के लालच में अपने छोटे भाई की हत्या कर दी? नहीं महाराज, झूठ है, ये पता नहीं, मैं तो सो रहा था। तुम झूठ बोल रहे हो। हमारे गुप्तचर ने तुम्हें हत्या करते अपनी आंखों से देखा है। सैनिक, युवराज को बंदी बना लो। नहीं, मुझे कोई बंदी नहीं बना सकता। युवराज तेजी से पीछे हटा और दीवार बेटंगी तलवार तेजी से अपने पिता की चपटी। उसी क्षण कक्ष में राजा धन सिंह की चीख गूंज कर रह गई। उसी समय महामंत्री कुछ सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। इस हत्यारे को बंदी बना लो, इस हत्यारे को। महामंत्री, आप यह क्या कह रहे हैं? युवराज, अपने पिता और छोटे भाई की हत्या का तुम अपराधी हो। ओह, यह प्रधानमंत्री ने मेरी सहायता करने के वचन दिया था, फिर यह बंदी क्यों बना रहा है?
तभी वहाँ महारानी पुरजावती प्रवेश किया। ओह, बोल पापी, क्यों किया तूने ऐसा दुष्ट? सौतेला होते हुए भी मैंने तुझे कभी सौतेला नहीं समझा, लेकिन तूने सारी दुनिया उखाड़ दी। जा पापी, मैं तुझे श्राप देती हूँ, राज सिंहासन के लिए तूने यह पाप किया है, उस सिंहासन पर कभी नहीं बैठ पाएगा और ते, तुझे तेरे पापों का फल मिलेगा। एक दिन तेरा पुत्र तेरी हत्या करेगा। प्रधानमंत्री, इसे कारागार में डाल दो। युवराज को कारागार में डाल दिया गया और अगले दिन महामंत्री युवराज से मिलने कारागार में पहुंचा और क्रोधित हो गया। दुर्जन सिंह, यह तूने क्या क्या सुन रहा हूँ? तूने मुझे कारागार में डालकर स्वयं राजा को राजा घोषित कर दिया। हा हा हा, अब मैं यहाँ का राजा हूँ। धोखेबाज हो तुमसे मुझे सहायता की वचन देकर महाराज और स्वयंवर की हत्या करवाई। मैं तुम लोगों को तुम्हारे प्रयत्न के बारे में कह दूंगा, लेकिन अब तुम किसी को कुछ नहीं कह सकोगे। कल तुम्हें मृत्युदंड दिया जा रहा है। तभी महामंत्री का एक विशेष सैनिक आकर सूचना दी। महाराज, गजब हो गया महाराज, रानी कुंवर अजय को लेकर भाग गई। नहीं, क्या बकते हो? ओह, यह अच्छा नहीं हुआ। मेरी पत्नी और यह अच्छा हुआ, मेरी पत्नी और पुत्र सुरक्षित रहेंगे। जाओ और चारों तरफ सैनिकों को भेजो। उसे सूरत में जीवित नहीं रहनी चाहिए। यदि वह जीवित बच गई तो भविष्य में वह कोई हानि पहुंचा सकती है। ओह, हे भगवान, मेरी पत्नी और बच्चे की रक्षा करना। महामंत्री वहां से लौटकर युवराज को बार बार अपने आश्वासित कर रहा था। ओह, यह मैंने क्या किया? प्रधानमंत्री के प्रयत्न में फंसकर मैंने दुष्ट कल अपने प्राण दंड देगा। नहीं, यह चुपचाप मौत के गले नहीं लगा लूँगा। मैं अवश्य ही कुछ करूँगा। मुझे इस दुष्ट प्रधानमंत्री से बदला लेना होगा। उस रात जब सैनिक युवराज को भोजन देने आया, गू गू गू, और उस सैनिक को मारकर उसे ताला खोल के युवराज भाग निकला और तभी उस सैनिक आ गई। अरे, युवराज भाग रहा है, पकड़ो पकड़ो। ओ, लेकिन युवराज को वे सैनिक नहीं रोक पाई। बेटा, अब तो यह समझ ले गए कि पापी हत्यारा युवक मैं ही हूँ और तुम मेरे बेटे हो। ओ पिताजी, आज आपसे मुलाकात भी हुई तो किस रूप में? मेरे सौतेली माँ का श्राप के अनुसार मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों से होनी थी, सो हो गई। अब मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर दो। आपकी अंतिम इच्छा क्या है पिताजी? क्या है पिताजी? और फिर प्रधानमंत्री दुर्जन सिंह और संवंत नगर के राजा बनने की सारी कहानी सुनाकर सन्यासी का सिर ने कहा, महामंत्री राजा बनकर उस तांत्रिक चुड़मुंडा की सहायता से लोगों पर अत्याचार कर रहा है। उन्हें उस महामंत्री तांत्रिक को मारकर मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। लेकिन पिताजी, मैं राजा बने महामंत्री और तांत्रिक चमुंडा को कैसे मार सकता हूँ? बेटे, जब तुम्हारे हाथ में मेरे रक्त से सनी यह कुल्हाड़ी रहेगी, तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगा। मैंने इस कुल्हाड़ी को अपनी वर्षों की तपस्या से अद्भुत शक्ति भर दी है। तांत्रिक और चमुंडा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और सुनो, चमुंडा को राक्षस स्वाम्बु वैभवराज गढ़ की राजकुमारी को उठाकर ले गया। ओह, यह सब जानकर भी अजय वहाँ निश्चित खड़ा रहा। बेटे, ऐसे शांत क्यों खड़े हो? अब जाते क्यों नहीं? पिताजी, आप केशव को इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? आपका अंतिम संस्कार। ओह, सचमुच तुम दयालु हो, एक नेक पुत्र हो। तुम्हें मेरी चिंता न करो। मेरी गर्दन मेरा शेष धड़
रख दूं। और जब युवक ने अजय ने ऐसा किया तो अगले ही पल सन्यासी का शव अपने आप जल उठा। अजय ने अपने पिता की राख को पास की नदी में डाला और सावंत नगर की ओर चल दिया। फिर 2 दिन पैदल यात्रा के बाद अरे वैभव गढ़ पिताजी ने बताया था कि उस जंगल से विशाल राक्षस एक सुंदरी को उठा कर ले गया था। वह वैभवगढ़ की राजकुमारी पता नहीं वैभवगढ़ के राजा को इस बात की खबर या नहीं। अब जबकि मैं इधर से गुजर रहा हूँ तो वैभवगढ़ के राजा को यह बता दूँ कि राजकुमारी चंद्रप्रभा को जंगल से उठाकर ले जाने वाला राक्षस सावंतनगर के दुष्ट तांत्रिक सुजान सिंह का भेजा था। यह विचार मन में आती है अजय वैभवगढ़ के महल में चल पड़ा और वैभवगढ़ के राजा सूर्यकांत को अजय द्वारा जैसे ही उसका पता चला, ओह मेरी बेटी जादूगर चामुंडा का राक्षस उठाकर ले गया, मैं सावंतनगर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। सेनापति, सेना को कूच करने का आदेश दो। जी महाराज। तभी क्षमा करे महाराज, आप द्वारा जल्दबाजी में लिया गया कोई निर्णय हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। यह तुम क्या कह रहे हो मंत्री? हमने आपकी बेटी का अपहरणकर्ता के खिलाफ युद्ध का निर्णय लेकर कोई गलत कदम उठाया है? नहीं, मैं यह नहीं कह रहा महाराज। आपको इस बात की जानकारी देना मेरा फर्ज बनता था। और सावंत नगर के राजा दुर्जन सिंह के सीधी टक्कर में विजय प्राप्त करना संभव है, क्योंकि उस राजा का गुरु चामुंडा एक महान तांत्रिक है। उसके पास ऐसी शक्तियां हैं कि वह राक्षस को पल भर में हमारी पूरी सेना को नासूर कर देगा। और फिर हम क्या कर लेंगे महामंत्री? क्या हम अपनी बेटी को उस दुष्ट के रहमो कर्मों और उसी के पास पड़ा रहने दे? फिर नहीं महाराज, मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि राजकुमारी सावंत नगर के राजा को छुड़ाने के लिए, वो तांत्रिक को मारने के लिए कोई योजना बनानी पड़ेगी। महामंत्री की बात पूरी होने के साथ ही अजय बोला, नहीं महामंत्री जी, वो दुष्ट तांत्रिक से टकराने के लिए आपको किसी भी योजना को बनाने की जरूरत नहीं है। समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह दुष्ट तांत्रिक शक्तियाँ का सामना मैं करूँगा। आपको और आपकी सेना को तो युद्ध की मात्र औपचारिकता पूरी करनी है। योग, तुम भला उसकी तांत्रिक शक्तियों का सामना कैसे कर सकते हो? महामंत्री जी, जब तक मेरे पास यह विनाशकारी कुल्हाड़ी है तब तक मैं तांत्रिक की एक न चलने दूंगा। युग, तुम साफ साफ कहो कि इस साधारण से दिखने वाली कुल्हाड़ी में ऐसा क्या विशेषता है जो तांत्रिक का सामना करने की बात कर रहे हो? महामंत्री जी, तो पहले आप इस कुल्हाड़ी की विशेषता सुन लीजिए। उसके साथ अजय ने कुल्हाड़ी को सन्यासी और अपने पिता के बारे में सब कुछ बताया। पूरी बात सुनकर ओह युग, हम मात्र तुम्हारी बातों के बल पर अपनी सेना की मौत के मुंह में नहीं रोक सकते। पहले तुम्हें इस कुल्हाड़ी का चमत्कार होने की प्रमाण करनी होगी। ऐसी प्रतिज्ञा महाराज। तुम्हें राजकीय यातनागृह में पाले हुए पागल हाथी का, जिसका नाम हमने यमराज रखा, उसको परास्त करना होगा। ठीक है महाराज, आपकी शर्त मंजूर है। और थोड़ी देर बाद यह योग, ये रहा हमारा राजकीय यातना गृह। किसी भयानक अपराधी को राजद्रोह के दंड के लिए हम इस गड्ढे में धकेल देते हैं। तो ये है यमराज। और फिर राजा के इशारे पर अजय ने मैदान पर उतरने के लिए सैनिकों ने सीढ़ियाँ लगा दी और अजय सीढ़ी से उतरने लगा। और फिर जैसे ही नीचे उतरा, पहले पागल हाथी ने सीढ़ियों को अपनी सूंड में लपेट लिया, फिर अजय को छलांग लगा दी। बेचारा वह युग मुफ्त में मारा जाएगा। फिर अजय ने नीचे गिरते ही हाथी भी अपने उससे पैर के नीचे पहुंच गया। ओह, इससे बचूं या वरना को चल देगा।
और अगले ही पल उसने करवट बदलने के वह शैतान छोड़ दिया। ओह, बाल बाल बचा। इससे पहले कि हाथी पलट कर मुझ पर आक्रमण करे, मैंने कुआड़ी का एक बारी साथी पर गियाली टांग पर देता हूँ आचार्य। और अगले ही पल उस क्रोधित हाथी की सूंड की भरपूर वार अजय पर करना चाहा, लेकिन उसने कुल्हाड़ी की आगे कर दी। परिणाम स्वरूप ओह, वाकई इस युग की कथा अनुसार कुल्हाड़ी चमत्कारी है। इसी से के साथ वही यमराज नाम का पागल हाथी वहीं गिर गया पड़ा। और फिर शाबाश नौजवान, तुम्हारी कुल्हाड़ी सचमुच चमत्कारी है, हमने तुम्हारा विश्वास हो गया है। महाराज, अब जल्दी से सावंतनगर पर आक्रमण कीजिए। उसी समय राजा सूर्यकांत अपने सैनिकों को आदेश दिया, सेनापति, कल सुबह हमें सावंतनगर पर आक्रमण करना है, सारी तैयारियां आज ही पूरी कर लो, जो आज्ञा महाराज। और फिर अगले दिन सुबह होते ही राजा सूर्यकांत भारी सेना के साथ सावंतनगर की ओर प्रस्थान किया। महाराज सूर्यकांत की जय। और अपने गुप्तचरों के आक्रमण की सूचना पाकर राजा दुर्योधन सिंह चामुंडा के पास सैनिक भेजा। सैनिक, तुम तुरंत ही काली पहाड़ी जाकर गुरुदेव को सूचना दो कि हम सूर्यकांत से युद्ध करेंगे, जो आज्ञा महाराज। अपनी सेना के साथ दुर्योधन सिंह युद्ध के मैदान में पहुंचा, लेकिन आगे बढ़े शत्रु सेना गाजर मूली की तरह काट बिछा दो। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन दुर्योधन सिंह सैनिक गाजर मूली की कुल्हाड़ी काटता हुआ आगे बढ़ गया और कुछ ही देर में अजय दुर्योधन सिंह के सामने था। बड़ी अंतकारी दुष्ट दुर्योधन सिंह, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। दुर्योधन सिंह, आज तेरे पापों की सजा तुझे मिलेगी। इस कुहाड़ी से युद्ध करेगा लकड़हारे, जाकर जंगल में लकड़ियाँ काट। और क्रोध में पागल दुर्योधन सिंह ने तीव्र वार किया और इसी वार के साथ दुर्योधन सिंह की तलवार उसे रोकने की कोशिश की, और लेकिन वह कुल्हाड़ी के प्रहार से तलवार के दो टुकड़े हो गए। सैनिकों, इस घेर लो इस दुष्ट को और टुकड़े टुकड़े कर दो। सैनिकों आगे बढ़ने से पहले दुर्योधन सिंह कहर बनकर टूट पड़ा और अपनी कुल्हाड़ी के एक वार से अर्जुन ने गर्दन के दो टुकड़े कर डाले। और दुर्योधन सिंह के मरते ही अजय भूखे शेर की तरह सैनिकों पर टूट पड़ा और देखते ही देखते सैनिकों की लाश बिछ गई और दुर्योधन सिंह सेना भगदड़ मच गई और सैनिक मैदान छोड़कर भाग निकले। तभी भागते हुए सैनिकों का रास्ता तांत्रिक चामुंडा ने रोका और देखते ही देखते सैनिकों को नया उत्साह भर गया और सब चामुंडा के पास उसके दास राक्षस के साथ लौट आए। फिर सूर्यकांत ने सेना के समीप पहुंचकर चामुंडा ने अपने राक्षस को आदेश दिया, शांभु, शत्रु सेना की टूट पड़ो, एक भी जीवित न बचे। और राक्षस स्वाम्भु सैनिकों पर टूट पड़ा। कच कच कच, आ बचाओ बचाओ। और स्वाम्भु सैनिकों को बहुत नुकसान पहुंचा रहा था। सैनिकों गड़बड़ भगदड़ मच गई। देखकर अजय उसके सामने पहुंचा, दुष्ट, ठहर जा राक्षस, तुझे मजा सिखाता हूँ। और तभी स्वाम्भु ने अजय को पकड़ उठा लिया और अजय ने भी होश नहीं खोई और राक्षस के तीव्र वार किया, ठचाक। और अगले ही पल अजय ने नियंत्रण प्रहारों से राक्षस का चेहरा बदल गया और उसके एक भरपूर वार राक्षस की गर्दन पर दूर जा गिरी। राक्षस के मरते ही अजय चामुंडा की ओर बढ़ गया, लेकिन अभी वह चामुंडा के वापिस पहुंच पाता कि चामुंडा अजगर जैसी शक्ल वाले भयानक राक्षस को मंत्र शक्ति से प्रकट किया। शंभू, तेरे भाई शिकाकू का हत्यारा, इसे जीवित मत छोड़ना। स्वामी, मैं अपने भाई के हत्यारे को जीवित निगल जाऊंगा। और स्वाम्भु विषैली लपटे छोड़ता हुआ अजय की ओर बढ़ा। ओह,
अब तू क्या करूं? लेकिन फिर भी उसने तेजी से झपट कर उसके राक्षस पर प्रहार किया। पैर पे आह! और सांप उलट कर आकर अजय ने दूसरे पैर पर वार कर दिया। दूसरा पैर पांव पटकता हुआ वह गिरा और फिर अजय ने उसकी गर्दन काटने में पल भर की भी देर न लगाई। गर्दन कटते ही राक्षस मर गया। लेकिन जैसे ही स्वाम्बू को मारकर पलटा, तांत्रिक चामुंडा वास वान पक्षी की आंखों से बिजली की किरणें निकली और अपनी ओर बढ़ती देखी। ओह, देखता हूँ यह मच्छर कैसे जीवित बचता है। और उन किरणों ने अजय की कुल्हाड़ी को रोक लिया और टकरा कर वापस लौट गई। और अजय ने आगे बढ़कर चामुंडा पर प्रहार कुल्हाड़ी से किरणों की आग लगा दी। ओह, यह कोई चमत्कारी कुल्हाड़ी है, मुझे भागना चाहिए। लेकिन उसने मुड़कर भागने की से पूर्व हुई अजय ने वाहन पक्षी उल्लू पक्षी पर प्रहार कर चुका था। और चामुंडा नीचे गिरते ही अजय ने फिर से उठने का प्रयास अवसर नहीं दिया, उसकी गर्दन पर प्रहार किया। और तांत्रिक चामुंडा के मरते ही स्वतंत्र सेना अपने हथियार डाल दिए और राजा सूर्यकांत सैनिकों को विजय की जय घोष शुरू कर दी। राजा सूर्यकांत जय हो। और सामंतनगर के राजमहल में ढूंढने से उसकी एक कक्ष में राजकुमारी चंद्रप्रभा मिली। पिताजी, तभी महाराज तभी अच्छा महाराज, अब आज्ञा दीजिए, गांव में मेरी माँ प्रतीक्षा कर रही होगी। नहीं अजय बेटे, तुम कहीं नहीं जाओगे, यह राजपाट तुम्हारा पुरखों का है, इस पर तुम्हारा अधिकार है। लेकिन मेरी माँ, उसकी चिंता मत करो, कुछ सैनिक भेजकर उसे यहाँ बुलाता हूँ। सब मोहिनी के बुलाने के लिए सैनिकों को आदेश दिया। और तभी राजकुमारी चंद्रमा कुछ सोचते हुए बोली, पिताजी यह कौन है? मुझे लगता है कि मैंने इसे पहले भी देखा है। राजकुमारी जी, आपने मुझे उस जंगल में देखा था जब मैंने आपको शंभू राक्षस से छुड़ाने की कोशिश की थी। यही नहीं बेटा, आज इसके कारण तुम मिली सकी हो, नहीं तो इसी ने तांत्रिक चामुंडा को उसके भयानक राक्षस को मारा है। इतना जानकर बाद राजकुमारी चंद्रप्रभा अजय अनुराग भरी दृष्टि से देखने लगी। बेटी, मैं तुम्हारी दृष्टि की भाषा समझ रहा हूँ। अजय भी तुम्हें पसंद है। और सैनिक अजय को की माँ यानी मोहिनी को ले आए। अगले दिन राजा सूर्यकांत अजय को राजगद्दी पर बैठा दिया और तभी वहाँ एक अक्ष प्रकट हुआ। बेटे, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तूने विश्वासघाती महामंत्री दुर्योधन सिंह के तांत्रिक चामुंडा को मारकर अपना सिंहासन प्राप्त कर लिया। लेकिन आप हमें छोड़कर न जाएं। नहीं मोहिनी, अब मैं नहीं रुक सकता। आज मेरी आत्मा को शांति मिली है और इसी के साथ सन्यासी अंतर्धीन हो गया। और उपस्थित जन सदस्य ने अजय को जय घोष किया। राजा अजय सिंह की जय। और फिर कुछ दिनों बाद वैभवगढ़ के राजा सूर्यकांत ने अपनी बेटी चंद्रप्रभा का विवाह का प्रस्ताव अजय के पास भेजा। राजकुमारी चंद्रप्रभा, विवाह का प्रस्ताव, ठहरो, पहले अपनी माँ से पूछ लूँ। और माँ की स्वीकृति मिलते ही अजय ने विवाह राजकुमारी चंद्रप्रभा से बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। समाप्त दोस्तों। बहुत बढ़िया कॉमेडी थी भाई।